ओके डियर स्टूडेंट्स, रियली विश आप ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स अगेन, और आज हम बात करेंगे टॉपिक नंबर 1.4.2 की। और इसमें जो है हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला, और उसको मालूम किया जा सकता है बाय कंबस्शन एनालिसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपको पता होना चाहिए कि कंबस्शन एनालिसिस क्या होते हैं। एनालाइज का मतलब होता है पता लगाना, ठीक है, तज्जिया लगाना। क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली आप भी पता लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपको कंबस्शन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। कंबस्शन जैसे कोई भी आपने चीज़ लेनी है जो जल सकती है, ठीक है। जैसे आप कोई कंपाउंड ले रहे हैं, लेट्स एनी कंपाउंड, ठीक है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। याद रखिएगा वो ऑर्गेनिक इन नेचर होना ज़रूरी है, एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। और कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर आप लेंगे और आप उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में, और कुछ एनर्जी रिलीज करेगा। सो दैट इज़ कंबस्शन। व्हाट डू वी कॉल दिस? कंबस्शन। जैसे घरों में आपके मीथेन गैस आ रही है, अगर आप उसको बर्न कर देंगे ऑक्सीजन के साथ तो घरों में पतीली गर्म हो जाएगी, वट एवर यू आर वर्किंग विद, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर साथ प्रोड्यूस होंगे। जैसे आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किचन में थोड़ी सफोकेशन होती है, ज़्यादा हो जाती है, इसलिए किचन में एग्जॉस्ट यूजुअली लगाया जाता है या कोई ऐसी जगह खुली छोड़ी जाती है जहाँ से एक्स्ट्रा गैस कोई है जो बाहर निकल सके, और वाटर पैदा होता है साथ, यानी किचन में नमी वगैरह पैदा हो जाती है। तो इट लिटरली मीन्स दैट कि जो जलने का प्रोसेस है उससे आपको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर हम जो है किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला मालूम कर सकते हैं। जैसे लेट्स से दैट यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया ना कि ये मीथेन है, राइट। तो किसी केस में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि भाई हमारे पास कौन सा जो है वो कंपाउंड मौजूद है जिसको हमने बर्न करना है। तो फिर क्या होगा जी, आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और उसको कंबस्ट करेंगे, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर पैदा होंगे, और उनकी मिकदार से, यानी परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और परसेंटेज ऑफ वाटर से आप पता लगाएंगे उस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला। लेकिन याद रखिएगा एक और बात कि जो कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसमें आपने इन तीन एलिमेंट्स का ख्याल करना है, यानी इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए। जो आपको एग्जामिनर एनालिसिस के लिए कोई कंपाउंड देगा तो डेफिनेटली वो उसमें आपको कार्बन, हाइड्रोजन तीनों मतलब उसमें क्या एलिमेंट्स होंगे। अभी जो हमने कंपाउंड लिया था तो वो तो मीथेन था, हाइड्रोकार्बन था। लेट्स से शुगर ले लेते हैं। शुगर जो है दैट इज़ अ कंपाउंड जो कि तीनों एलिमेंट्स कंटेन करती है, ठीक है। सो आई रियली विश आपको थोड़ा सा ये बात मेरी समझ में आ रही होगी। तो आगे चलते हैं। हमारे पास ये सैम्पल चैम्बर है, ठीक है, जिसमें हमने ये प्रोसेस करना है। तो इस सैम्पल चैम्बर के अंदर जो है लेट्स से दैट कि हम कोई जो है कंपाउंड ऐड कर देते हैं। लेट्स से इसमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने ऐड कर दिया, सैंपल ऐड कर दिया, ठीक है, जिसके हमने कंबस्शन एनालिसिस करनी है। ओके, सो व्हेन यू ऐड दिस तो फिर क्या होगा? डेफिनेटली वो कंबस्ट होगा। तो कंबस्ट होने का मतलब है वो जलेगा। अब मैं आपको एक चीज़ की खासियत बताता हूँ। यहाँ पे खासियत ये है कि ये जो आपके सामने एक सॉल्ट मैंने लिखा हुआ है दैट इज़ मैग्नीशियम क्लोराइड। इसकी बेटा खासियत ये है कि ये जो है it has the ability to absorb the water molecules, ठीक है। it absorb water molecules, यानी जब कंबशन होगी तो उसमें से वाटर सारा ये एब्जॉर्ब कर लेगा। इनिशियली आप कोई ना कोई इसका वजन पहले चेक कर लेंगे। तो जब आप वजन चेक कर लेंगे तो उसके बाद जो है आप वजन चेक करने के बाद जो है आप फिर इसमें जब रिएक्शन करेंगे तो फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होगा, कंबस्ट होगा, तो फिर वो डेफिनेटली वाटर निकालेगा, ठीक है, या कार्बन डाइऑक्साइड निकालेगा, एनर्जी निकालेगा। तो जब यहाँ से ये मूव करेगा इस चैम्बर से, ठीक है, इस चैम्बर से जब ये मूव करेगा इस चैम्बर में आएगा, राइट, तो यहाँ पे जो है क्या होगा, वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा, और फिर डेफिनेटली ये चैम्बर कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो ये काम करेगा पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड, जो कि 50% पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड है। तो लिहाजा यू कैन से दैट कि वाटर का एब्जॉर्प्शन जो है वो यहाँ पे हो जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पे हो जाएगा, और फिर कनेक्शन होगा इसका नेक्स्ट चैम्बर के साथ। नेक्स्ट चैम्बर में ये होगा कि देखें अब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो एब्जॉर्ब होने थे वो तो हो गए हैं, राइट। लेकिन अब जो है आपके पास
कुछ सब्सटेंसेस होंगे जो अनबर्न्ड होंगे, हाइड्रोकार्बन या कोई ऐसे सब्सटेंसेस जो बच जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ें तो यहाँ एब्जॉर्ब हो चुकी हुई हैं और बाकी जो बच गई हैं वो यहाँ पर ट्रैवल करके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो बर्न नहीं हुए हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो नहीं होंगे, और ये जितना भी जलना था कंपाउंड ने जलकर आपको ये रिजल्ट दे दिया। अब आप इनके वेट से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाएंगे कि उस कंपाउंड का फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, क्योंकि केमिकल फार्मूला तो नहीं हम मालूम कर सकेंगे, लेकिन वी कैन कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला बाय दिस मेथड। कैसे? चलें, इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल भी साथ ही समझा देता हूँ। इसमें जो है हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका वेट है 0.5439 ग्राम। ठीक है, 0.5439 ग्राम, लेट्स से ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट ये है। उसके बाद आपने क्या किया, उसके बाद आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है वो है 1.039। ठीक है, 1.039 ग्राम, यानी आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हुई है 1.039 ग्राम पैदा हुई है, और जो वाटर पैदा हुआ है वो 0.6369। ठीक है, 0.6369 ये आपके पास वाटर पैदा हुआ है जो उसने एब्जॉर्ब किया। यानी आपको इनके एब्जॉर्प्शन से अंदाजा हुआ है। पहले शुरू में आपने जब वेट लिया था तो आपने मेजरिंग बैलेंस को जीरो कर दिया था इस कंबशन टावर के अंदर, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब हुई, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो फिर आपके पास वेट इसका ये आ रहा था, इस चैम्बर का वेट ये आ रहा था। इसका मतलब है इतना कंपाउंड बर्न हुआ तो उसमें से इतना वाटर निकला और इतना कार्बन से निकली, बाकी जो अनबर्न थे वो आगे चले गए। 100% तो नहीं होगा ना, तो ये हमारे पास रिजल्ट आया। अब आपने पता लगाना है कि परसेंटेज, लेट्स से दैट परसेंटेज कार्बन की कितनी है, परसेंटेज उसकी कितनी है, वाटर की कितनी है, हाइड्रोजन की कितनी है, और परसेंटेज जो है वो उसकी कितनी है, ऑक्सीजन की कितनी है। ठीक है, ये परसेंटेज के लिए फॉर्मूले उन्होंने लिखे हैं हमारे पास यहाँ पे। तो परसेंटेज के लिए जो फॉर्मूले उन्होंने हमें दर्ज किए हैं यहाँ पे, उनमें हम जो है फॉर्मूलाज को थोड़ा देख लेते हैं। अगर आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है, उसके लिए मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ठीक है, अगर आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालनी है, सॉरी कार्बन निकालनी है, तो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो आपको पता है मोलर मास आपको निकालना होता होगा, दैट इज इक्वल टू 44 आई वुड से, और डिवाइडेड बाय द मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो भी वजन होगा वो आप जो है दर्ज करेंगे। जैसे यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का वजन मैंने आपको ये लिख के दिया है, राइट, और फिर आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालनी है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, लेट्स से दैट ये वैल्यू क्या है 44, और ये आपके पास वेट की वैल्यूज आ रही है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर परसेंटेज आपने हाइड्रोजन निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन के लिए ये होगा कि आप जो है मास ऑफ वाटर को लेंगे अब। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए मास ऑफ वाटर को लेंगे, और मास ऑफ वाटर को डिवाइड कर देंगे आप मास ऑफ दी कंपाउंड के साथ, मास ऑफ कंपाउंड के साथ। ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ। इस तरीके से आप जो है परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको पता है कि जो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो आई जस्ट बिटरली सेड कि ये 44 लेना है, जस्ट डोंट माइंड इट, ये लेना है आपने। कार्बन डाइऑक्साइड का मास ये है, लेट्स से दैट कि कार्बन मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो भी है, लेट्स से दैट आपने यहाँ एब्जॉर्ब किया वो आपने यहाँ दर्ज कर देना है। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको पता है कि इसका मोलर मास निकालेंगे आप कार्बन डाइऑक्साइड का, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, नो डाउट, लेकिन उससे पहले आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ, 12/44 के साथ भी। ठीक है, यू गोना डू दिस एज वेल। सो अभी ये मैं कैलकुलेट करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहरहाल आपने ये कैलकुलेशन जो है इस तरह करनी है। अच्छा, अब आपको एक बात तो टोटली क्लियर होगी कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बर्न हुआ है, इतना वाटर है और इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, अब जो है नेक्स्ट हमने क्या करना है वो देख लें। अब हमने नेक्स्ट ये करना है कि हमने लेट्स से दैट कि हमने जो है वो कार्बन का पता लगाना है। ठीक है, किसका पता लगाना है, कार्बन का। तो उसके बाद हम पता लगाएंगे हाइड्रोजन का, और उसके बाद हम पता लगाएंगे ऑक्सीजन का। ठीक है, कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का पता लगाना है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि आपने क्या करना है, मास ऑफ
व्हाट डू वी सर्च, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेना है। मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना पैदा हो रहा है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे कितना हो रहा है 1.039, राइट। और मास ऑफ द कंपाउंड क्या आपने लिया हुआ है टोटल, ये है 0.5439, राइट। अब आपने मल्टीप्लाई कर देना है इसको कार्बन का जो मोलर मास होता है, कितना होता है कार्बन का मोलर मास 12, और कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होता है 44, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ, ठीक है। किसे मल्टीप्लाई कर देना 100 के साथ। ये आप पता लगा लेंगे कि आपके पास कितना कार्बन है इसके अंदर, ठीक है। तो इसे आप कैलकुलेट करें तो यू विल कम टू नो 54 ग्राम इसका आंसर आएगा। तो आपके पास पता लग जाएगा आपको कि 54 ग्राम जो है वो कार्बन ड्यूरिंग द रिएक्शन जो है वो बन रहा है, यानी 54% परसेंटेज आपको मैं बता रहा हूँ ना, परसेंटेज कितनी बन रही है 54 ग्राम, ठीक है। चलें, अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो डेफिनेटली नेक्स्ट जो स्टेप है वो भी समझ में आएगा। अब यहाँ पे आपने हाइड्रोजन के लिए क्या करना है, हाइड्रोजन के लिए बेटे आपने करना है मास ऑफ वाटर लेना है। मास ऑफ वाटर कितना बन रहा है यहाँ पे 0.6369, ठीक है। और मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिवाइड करना है, कितना ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 0.5439, और इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है किससे 12 से। नहीं, यहाँ पे 12 से नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का मास 1 होता है और वाटर का मास क्या होता है 18, ठीक है। मोलर मास 18 होता है वाटर का, 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हाइड्रोजन वाटर में हाइड्रोजन तो 2 होते हैं ना, है ना। तो फिर आपने यहाँ 1 नहीं लेना है, यहाँ क्या लेना है 2 लेना है। 2 क्यों लेना है, क्योंकि वाटर में जो है वो 2 ग्राम होते हैं, 2 हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन 1 ग्राम का, 2 हाइड्रोजन 2 ग्राम के, और वाटर का क्या मोलर मास होता है 18 ग्राम होता है, ठीक है। उससे फिर क्या करेंगे आप नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 100 के साथ। तो अब इसका आंसर क्या आएगा, कैलकुलेट करें सर, निकालें कैलकुलेटर, आपका आंसर आएगा 13.11, ठीक है। क्या आंसर आएगा आपका 13.11, यानी ये परसेंटेज बन रही है किसकी, हाइड्रोजन की, यानी कार्बन की परसेंटेज कितनी निकली 54 और हाइड्रोजन की कितनी निकली 13 ये ग्राम नहीं लगाएंगे यहाँ पे, परसेंटेज निकल रही है ना, परसेंटेज में ग्राम नहीं होता, तो लिहाजा परसेंटेज निकल रही है, ठीक है। अब उसमें नेक्स्ट स्टेप क्या है जी, ये दोनों चीज़ें 100 में से आई हैं, ठीक है। इनको आप ऐसा करें, ऑक्सीजन निकालने के लिए जो है देखें कोई भी चीज़ 100 में से होती है, तो आप ऐसा करें 54 जमा 13.11 कर लें, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, जो भी आंसर होगा उसको आप 100 में से माइनस कर दें, ठीक है। यू कैन माइनस विद द 100, ठीक है। सो यू कैन डू इट लाइक दिस, 100 माइनस ये दोनों को जमा कर लें 54 प्लस 13.11, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा बताएं कैलकुलेटर से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका आंसर आएगा 34.77। तो ये परसेंटेज ऑक्सीजन की होगी, ये 100 में से केस हो गया सारा, यानी हमें पता लग गया 54%, यानी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने इस वजन से लिया है उस वजन के लिहाज से उसका 54% इसमें कार्बन है, ठीक है। और इसमें जो 13.11% क्या है हाइड्रोजन है, और इसमें कितना है जी ऑक्सीजन 34.77%, ठीक है। अब आपको परसेंटेज का अंदाजा हो गया है, ठीक है। तो परसेंटेज का जब आपको अंदाजा हो जाएगा ना, तो आप इस कंबशन एनालिसिस से फिर टुवर्ड्स दी नंबर ऑफ एटम्स की तरफ भी आ सकते हैं, यानी अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स निकालने के लिए हमने क्या करना है कि हमारे पास जो परसेंटेज है ना उसको हमने उसके मोलर मास से, एलिमेंट के मोलर मास से डिवाइड कर देना है, तो ग्राम एटम आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब इसको किससे डिवाइड करेंगे, 54 डिवाइड बाय 12 होगा, ठीक है। इसको किससे करेंगे, आई थिंक ये हमारे पास 13.11% है ना, इसको डिवाइड करेंगे 18 से, क्योंकि हमारे पास एटम से, सॉरी एटम कितना है हमारे पास, एक हाइड्रोजन है ना, तो इसको हम किससे करेंगे 1.008 से कर लें, चलें, या राउंड ऑफ करके 1 से भी कर लेंगे तो कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। और उसके बाद आप इसको लेंगे, राइट। इसमें आप क्या करेंगे, अब
कितनी है 34% आया था ना, ऑक्सीजन का 16 होता है मास, तो आप इसे क्या करेंगे 34.77 आपके परसेंटेज आई थी, उसको आप 16 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, इसको जब डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर से करके देखें क्या आंसर आता है। ठीक है, 4.34 ये आपके पास ग्राम में आंसर आ जाएगा। और इसके बाद 13.01 इसका आंसर आएगा, 13.01 राइट। और इसके बाद ये जो ऑक्सीजन है इसका आंसर क्या आएगा 2.17, सॉरी यस 2.17। सबसे कम ग्राम एटम्स किसके हैं, जल्दी से बताएं। आई कैंट हेयर यू। हाँ जी, सबसे कम जो ग्राम एटम्स हैं वो हमारे पास ऑक्सीजन के हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के सबसे कम ग्राम एटम्स हैं। अब इसमें एटॉमिक रेशो निकालना है आपने। ठीक है, एक और हेडिंग लगाएं यहाँ पे एटॉमिक रेशो की, एटॉमिक रेशो। ठीक है, अब एटॉमिक रेशो कैसे निकाला जाएगा। एटॉमिक रेशो निकालने से बेटा ये होता है कि आप जो है नंबर ऑफ एटम्स का अंदाजा लगा सकते हैं। देखिए 4.34 आपके पास ग्राम एटम्स है, सबसे कम। आपने ना अब ये बात एक स्टेप यहाँ पे मेंशन रखना है दिमाग में कि आपके जिसकी ग्राम एटम सबसे कम होते हैं उसी को सबसे डिवाइड करना होता है तीनों से। ये कैसे, मतलब ये देखें 2.17, ठीक है, और आपके पास यहाँ पर कितना है जी 13.01, इसको भी डिवाइड कर दें 2.17 से, और उसके बाद आपके पास यहाँ पर कितना है जी 2.17, तो इसको भी डिवाइड कर दें 2.17 से। ठीक है, इसका जवाब तो कॉमन सेंस ही आ जाएगा 1, क्योंकि 2.17 से डिवाइड हो जाएगा तो उसका आंसर 1 आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर आप करेंगे तो राउंड अबाउट इसका आंसर क्या आएगा 6, राउंड ऑफ कर लीजिएगा। उसके बाद अगर आप इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले वाले का इसका आंसर आएगा 2। यानी अब इस तरीके से आपको एटॉमिक रेशो का पता लग गया, यानी आपको पता लगा है कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर आपको उसने वजन दे दिया था तो आपको पता लगा है कि उसमें कितने कार्बन हैं। ठीक है, एटॉमिक रेशो के लिहाज से कितने उसमें जो है, यहाँ पर 2 आएगा राइट, कितने उसमें जो है वो क्या थे हाइड्रोजन हैं और कितने उसमें ऑक्सीजन हैं। इस कंपाउंड का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा। ठीक है, जरा इधर देख लें, चले ऊपर यहाँ लिख देता हूँ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड। ठीक है, वो मैं यहाँ लिखने लगा। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ गिवन कंपाउंड क्या होगा, कार्बन कितने आ रहे हैं 2, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 6, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 1। तो बेटा ये एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने ये इक्वेशन सारी की है। ठीक है, ये क्या है कंबशन एनालिसिस है। अब आपको बोर्ड में यह क्वेश्चन बारहा आता है कि राइट अ नोट ऑन कंबशन एनालिसिस, तो बेटे आपने फिर इस क्वेश्चन का जवाब देना होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट जरूर कीजिएगा इस क्वेश्चन पे कि कार्बन को जो है हमने एज अ रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए यूज किया है, क्या शुरू से ही कार्बन ही रिलेटिव एटॉमिक मासेस के लिए इस्तेमाल होता था कार्बन 12, या उसके अलावा भी कोई एलिमेंट्स होते थे। ये आपने कमेंट में इस चीज़ का जवाब देना है। थैंक यू सो मच।